हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और आपके पास बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, लेकिन गुरुजी हमसे इससे लेना देना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो तो वो क्या रहता है? वो पिछले साल का पेपर ही तो रहता है ना। और मैं वही आपको पेपर ही पूरा दे देता हूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक हो जाना चाहिए। और स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है कि नहीं? ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, चैलेंज है कि सर हम 95% प्रश्न अपने पेपर से ही फंसाएंगे, अपने पढ़ाए गए टॉपिक से ही फंसा देंगे आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में। अब टाइम बहुत ही कम है, हमें केवल सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है जो हमारे पेपर में आने वाला है कि नहीं? तो टाइम सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। टाइम एक बर्बाद करेंगे तो भाई साहब हम खुद बर्बादी के कगार पर चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास वो सा टाइम है ही नहीं है जो हम बर्बाद कर पाए। तो ये रहा क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका 70 नंबर का पेपर रहता है। 70 में से जो 30 नंबर आपको मिलेगा वो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? प्रैक्टिकल से। और 3 घंटे 15 मिनट में गुरुजी ये हम 70 नंबर स्कोर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज, सर हम पास होंगे कि नहीं? हम कह रहे हैं यार पास आप हो जाओगे, पास आप हो जाओगे। पास होने की बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप केवल 50% मार्क्स आपका आ जाएगा, आप पास हो जाओगे। 50% अगर पा जाओगे पेपर में तो पास हो जाओगे सेकंड डिवीजन। कोई दिक्कत नहीं है, पास होने की बात नहीं है, बात होती है मार्क्स लाने की। आप अच्छा नंबर स्कोर करो। जब तक अच्छा करोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ये पास होने की चिंता मत करो, मैं तो पास आपको 23 नंबर पर भी करवा दूंगा। कितना सर? 23 नंबर पर भी करवा दूंगा। तो पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए, उसके चक्कर ना पड़ो। आप सोचिए कि हमें अच्छा नंबर लेकर आना है। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे? निर्धारित रहेंगे। और कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब ये नहीं रहता मान लीजिए नहीं आ रहा तो नहीं करेंगे। ऐसा बोर्ड नहीं कह रहा कि आप करो तो करो, बट ये कह रहा है कि हाँ करेंगे तो तभी आपको 70 नंबर मिलेगा। ठीक है? आवश्यकतानुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। बायोलॉजी का मतलब होता है फिगर, लेकिन फिगर सर कौन बना रहा है? कौन बना रहा है फिगर? गुरुदेव हम इतना नहीं बनाएंगे। एक बात याद रखना, अगर एक चिड़िया की टांग भी खींच कर आएंगे तो उसका नंबर मिलेगा बायोलॉजी में। बायोलॉजी में सबसे सस्ता वाला यही चीज होता है कि आपको कुछ समझ में आए ना आए, एक चित्र जरूर बना दो। किसी से रिलेटेड वो प्रश्न पूछा हो उसका एक चित्र जरूर बना दीजिए। अगर हाथी से रिलेटेड वो प्रश्न पूछा है सर, हाथी का एक चित्र बन जाना चाहिए। चाहे हाथी नहीं बोलिए, वो गधा ही दिखाई दे, लेकिन हमें सर वो फिगर जरूर से जरूर बना देना है। ये रहता है सर जी नंबर स्कोर करने का। छोटे छोटे क्या है सर? ठीक है ना? फिर यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख क्या है? अंकित है। जी हाँ, जो जितने नंबर का प्रश्न है उसके दिया गया है। फिर यहाँ पे है आपका क्या? बहुविकल्पी। सबसे पहले आपका क्या आएगा? बहुविकल्पी। ये बहुविकल्पी आपका 4 अंकों का आएगा, 4 नंबर का आएगा। अब मान लीजिए 4 नंबर का आ रहा है तो क्या गुरुदेव हम पूरा टाइम इस पे ही बर्बाद करें? मत करो यार। अपना ऑब्जेक्टिव पे टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि इस पे टाइम बर्बाद करोगे तो हम बर्बादी के कगार पर चले जाएंगे। क्योंकि ये तो तुक्केबाजी से भी हो जाएगा। आप तुक्का मारेंगे तो 50-50% चांस होते हैं सही होने का, 50% चांस होते हैं गलत होने का। तो मतलब अगर 50% सही 50% क्या गलत, तो कम से कम सर 2 नंबर तो तुक्का से पा जाएंगे। बट ये याद रखना, हो जाता है काम, टेंशन मत लो। हो जाता है काम, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ये हो जाएगा। प्रश्न क्या दिया गया है? सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें पुंकेसर क्या होता है? आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर नर जननांग होता है। नर जननांग होता है। जैसे सर पुमंग, क्या आ जाएगा? पुमंग। तो आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर जो होता है क्या होता है? नर जननांग आता है। क्या आता है? नर जननांग। वहीं पे अगर हम वर्तिकाग्र की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? मादा जननांग का एक इकाई हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, प्रभाविता एवं पृथक्करण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रभाविता एवं पृथक्करण नियमों का जो प्रतिपादन किए थे वो किए थे ग्रेगर जॉन मिंडल ने। मिंडल भाई साहब जो थे
अपने एक मटर के पौधे का नाम क्या था? उद्यान मटर था। पेपर में आता है कभी-कभी, मेंडल ने निम्नलिखित में से किस मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो उद्यान मटर पर। अच्छा, उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम सेटाइवम। क्या था? पाइसम सेटाइवम। तो प्रभाविता में पृथक्करण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था भाई साहब? ग्रेगर जॉन मेंडल। में करेजा बिल्कुल चिंता मत करना यार, बहुत प्यार से हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये बात याद रखना कि टेंशन लेके सर कुछ आज तक उखड़ा नहीं है, हमारा भी कुछ उखड़ने वाला नहीं है, इसलिए परेशान मत होना। जितना आप शांति दिमाग से पढ़ोगे उतना मजा आएगा। धीरे-धीरे अभी देखना बैक टू बैक क्लासेस ला रहे हैं ना, धीरे-धीरे और क्लासेस की संख्या करेंगे और लाइव उतर जाएँगे। टाइम टेबल आने आने दीजिए, हम खुद लाइव आ जाएँगे आपके सामने और फिर हम लोग सुबह-शाम 2 लाइव ठोकेंगे। सुबह-शाम 2 लाइव करेंगे, एक सुबह में, एक शाम में, टाइम आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं करूँगा। भाई मैं कौन होता हूँ करने वाला? मैं तो आपका सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं तो आपका सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं तो सेवक हूँ आप लोगों का। आप लोग आदेश दीजिए गुरुजी, जो आप कहेंगे वही करेंगे हम। परेशान मत होइए, है कि नहीं? हमारा कुछ भी नहीं है इस संसार में, जो कुछ भी है आप हैं। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी थी? अरे सर, जीनी अभियांत्रिकी जो नींव है ना सर, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। सर क्या है? प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज, यही है सर। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम से पड़ी थी? सीधा बताइएगा सर। प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस। क्या है? प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस से पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर। अगला प्रश्न क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र में अगर निरंतर आवश्यकता होती है, हमेशा हमेशा सर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। जब ऊर्जा रहेगा ही नहीं तो सर जीवन कैसे संपन्न होगा? तो पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। एक याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड आता है, ऊर्जा का पिरामिड आता है, तो थोड़ा सा ये आप बना लीजिएगा, ठीक है ना? आपके पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो सर 4 नंबर हमारे पक्के गए। उसके बाद सर अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा सर, एक एक नंबर का आएगा, 1 अंकों का रहेगा हर प्रत्येक प्रश्न, 1 अंक का। डाल देना गुरुदेव, कहें पूरा प्रश्न ही 1 नंबर का है ना, प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा आपका 1 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 1, अगर वो फिगर दिया है तो हम सब फिगर बनाएंगे, हम कुछ अलग नहीं बनाएंगे। वो चित्र पूछा पूछा है तो चित्र बनाइएगा। एक अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो अंकुरित परागकण का ये आपका चित्र है। ये क्या है? अंकुरित परागकण है। क्या है? अंकुरित परागकण है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये परागकण नली है। तो ये आप फिगर बना सकते हो, इतना सा बनाना है तो पूरा बना सकते हैं, बट इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इतना आप बना दीजिएगा। वैसे आप पूरा बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये पूरा बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे पूछ रहा है आवर्त चक्र क्या होता है? आवर्त चक्र मतलब समझिएगा सर पीरियड। ये अधिकतर महिलाओं में होता है। किसमें होता है सर? महिलाओं में होता है। क्या होता है सर? पीरियड होता है। आवर्त चक्र सर होता क्या है, थोड़ा ध्यान देना, पेपर में आया हुआ है। तो प्रत्येक 28वें दिन के अंतराल पर महिलाओं में गर्भाशय के अंदर से अनिषेचित अंडाणु का रक्त के साथ बाहर आना मासिक चक्र कहलाता है। मतलब जो 28वें दिन होता है, 28वें दिन होता है, 28वें दिन के अंतराल पर महिलाओं में गर्भाशय के अंदर से अनिषेचित अंडाणु का रक्त के साथ बाहर आना क्या कहलाता है? मासिक चक्र कहलाता है, यानी कि आवर्त चक्र कहलाता है, या मासिक धर्म या पीरियड कहलाता है। सर होता क्या है, थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां, 14 साल के बाद लड़कियों में पीरियड आना शुरू हो जाता है, यानी कि मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। इसमें सर होता क्या है कि प्रत्येक लड़की में हर महीने क्या बनता है? अंडाणु का निर्माण होता है, और वो अंडाणु शुक्राणु का वेट करता है। अच्छा सर होता क्या? सर प्रेगनेंसी के चांसेस ध्यान देना। अगर हम देखें तो ये जो अंडाणु है, यह पीरियड के 7वें दिन के बाद बनना शुरू हो जाता है, 7वें दिन के बाद बनना शुरू हो जाता है। और ये पीरियड मतलब जब आके खत्म हुआ उसके 21वें दिन और आने के 7वें दिन पहले प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, क्योंकि उस समय वो परिपक्व हो जाता है। और जब इसके पास शुक्राणु नहीं पहुंच पाता, तो महिलाओं में जो अंडाणु है रक्त के साथ वो बाहर आ जाता है, यानी खराब हो जाता है। फिर वो पुनः निर्माण होना शुरू होता है। ये चीज है, याद रखिएगा, ठीक है ना? पेपर में आता है। उसके बाद ये है, यह प्रावस्था आवर्त मासिक प्रावस्था मेंस्ट्रुएशन फेस कहलाती है।
10 से 12 वर्ष की उम्र में आवर्त चक्र प्रारंभ होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। अच्छा, किसमें होता है सर? फीमेल में होता है, यानी कि लड़कियों में। किसमें सर? लड़कियों में। ठीक है। एवं 40 से 45 वर्ष की उम्र में यह चक्र स्वतः समाप्त हो जाता है, जिसे रजोवृत्ति कहते हैं। बात ध्यान दीजिएगा, जब मासिक चक्र यानी कि यह आवर्त चक्र मासिक धर्म शुरू होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। और जब यह पीरियड खत्म हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रजनोवृत्ति कहते हैं। रजनोवृत्ति कहते हैं। आना कब शुरू होता है सर? लड़कियों में 11 से 12 वर्ष की उम्र में आना शुरू हो जाता है। खत्म कब होता है? जब वो 40 से 45 वर्ष की उम्र में हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अगला यहाँ पे, वर्हांध व्यक्ति को ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? वर्हांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर आखिरकार क्यों नहीं? या मान लीजिए आप रेलवे ड्राइवर बन गए, अब आपको लाल और हरे में डिफरेंस नहीं आता देखना, क्योंकि वर्णांधता में ऐसा होता है कि आप लाल और हरे में अगर दो रंग जला दें, एक लाल एक हरा, तो आप दोनों में अंतर नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं वर्णांध व्यक्ति। क्या कहते हैं? वर्णांध व्यक्ति सर कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बोल रहा है, वर्णांध व्यक्ति को इसलिए रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। मान लीजिए रेड और ग्रीन है, अब वो रेलवे गाड़ी चला रहा है, अब वहां पे रेड है, उसको रेड दिखाई नहीं दे रहा है और ग्रीन दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? वो गाड़ी को रोकेगा नहीं या आगे लेकर चला जाएगा, कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उसको रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। अर्थात वर्हांध लिंग सूत्री अप्रभावी अनुवांशिक विकार है, जो एक्स क्रोमोसोम में होते हुए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, और यही कारण है कि वर्हांधता से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, समजात और समरूपता में अंतर लिखिए। जी हाँ, समजात और समरूपता में हमें क्या लिखना है? अंतर लिखना है। समजात क्या होता है सर, और समरूपता क्या होता है? ध्यान देना। सबसे पहले समजात अंग, फिर देखेंगे समरूप अंग। समजात अंग क्या होते हैं? ये अंग रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु कार्य के आधार पर ये वाह्य रचना में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, और ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। समजात अंग कहते हैं। जैसे कि मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांग देखने में और उत्पत्ति में क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ पकड़ने में, हम लोग कोई चीज उठाने में, लिफ्टिंग में काम लेते हैं, लेकिन जो घोड़े की अगली टांग होती है, वो चलने के लिए उसका उपयोग करता है। अगला है समरूप अंग। तो ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, परंतु समान कार्य प्रदर्शित करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। मतलब कि रचना और उत्पत्ति में अलग अलग रहेंगे, लेकिन कार्य दोनों का क्या रहेगा? समान रहेगा। उसे हम लोग समरूप अंग कहते हैं। जैसे तितली एवं चमगादड़ के पंख। चमगादड़ के पंख दोनों में रचना समा और उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन कार्य दोनों का उड़ने में होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? जो नागफनी के पौधे होते हैं, इनमें जो पत्तियां होती हैं, वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या पत्तियां नहीं रह सकती? कांटे बनना जरूरी है? क्योंकि यह पाई जाती हैं राजस्थान में, जहाँ पे रेगिस्तान होता है। कहाँ पर? जहाँ पर रेगिस्तान होता है, और जहाँ पर क्या होते हैं? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जाहिर सी बात है, किसी को रहना है, तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अगर पत्तियाँ रहेंगी, जैसे मान लीजिए ये पत्तियाँ हैं, तो पत्तियों से अगर जब इसपे सूर्य की किरण पड़ेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, उस उसमें क्या रहेगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी। और जब पत्तियाँ काँटों में परिवर्तित हो जाएगी, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है, और वो पौधा बहुत दिन तक जीवित रह पाता है, इसलिए इसमें पत्तियाँ काँटों में परिवर्तित हो जाती है। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव-जंतु एवं पौधों में जल की कमी, ताप, लवणता जैसी कई समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन जीवधारियों को आकारीय परिवर्तन दिखाई देता है। इसी कारण है कि नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और इनकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक चले जाते हैं। कहाँ तक सर? अधिक गहराई तक चले जाते हैं। अगला यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है,
टाइप 1। अब लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप सेकंड आएगा और टाइप 1 आएगा। तो ये टाइप 1 है जो कि 2 नंबर के हैं। क्या है प्रश्न? प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो प्रतिजैविक होते क्या है, ध्यान देना। प्रतिजैविक जीव शरीर में पनपने वाले हानिकारक रोगाणुओं के प्रति शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है ना? और प्रतिजैविक का निर्माण प्रायः उन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है जिनसे कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हुआ हो। जैसे कि अगर देखेंगे, जिससे वो रोग उत्पन्न होता है उसी का एंटीबायोटिक बना देते हैं, काम खत्म। वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज, जो जीवाणु की वृद्धि को अवरुद्ध करता है, उसकी इन्होंने खोज किया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, संलग्नता एवं विनिमय में अंतर स्पष्ट कीजिए। संलग्नता एवं विनिमय में अंतर स्पष्ट करना है कि सर संलग्नता क्या होता है और विनिमय क्या होता है। चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले संलग्नता देखते हैं। समजात गुणसूत्र में एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति को संलग्न जीन एवं इस गुण को संलग्नता कहा जाता है। ध्यान देना, संलग्नता क्या होता है? समजात गुणसूत्र में एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति को संलग्न जीन्स और इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? संलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? संलग्नता कहते हैं। संलग्न जीन्स गुणसूत्र के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं सर? स्थानांतरित होते रहते हैं। अगला यहाँ पे सर विनिमय। सर विनिमय क्या होता है? सर विनिमय क्या होता है? तो समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स के मध्य अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली विनिमय कहलाता है। समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स के मध्य अनुवांशिक पदार्थों की जो अदला बदली होती है उसे विनिमय कहते हैं। विनिमय प्रक्रिया के द्वारा ही युग्मक में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण अलग अलग होता है। ठीक है। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका उपयोग बताइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं और इसका उपयोग किसे कहाँ कहाँ करते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके पैतृक संबंधों एवं उसके व्यक्तिगत के लिए की जाती है। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लार, बाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु आदि का उपयोग किया जाता है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं कि इसमें टेस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं गया चोरी किया, तो वहां पे चोरी किया तो हम उसको कहीं ना कहीं टच किए होंगे। मेरा बाल टूट के गिर गया होगा, मेरा लार टूट के मतलब लार चू गया होगा एक आध बूंद। हाँ, मान लो रसगुल्ला रखा है, उसमें पानी आ गया, तो ऐसे चीजें वहां पे अगर गिर गई तो जो भैया स्पेशलिस्ट होते हैं क्राइम, वो उसको कलेक्ट करेंगे और डीएनए क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। कहाँ पर करते हैं? चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला न्यायालयी जांच जैसे हत्या, बलात्कार आदि में यह हेल्प करता है। पैतृक संबंध पता करने में सहायक होता है। विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में भी क्या होता है? यह सहायक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे लघु उत्तरीय टाइप सेकंड। लघु उत्तरीय टाइप सेकंड 3 नंबर वाले होते हैं। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे 4 का सभोजिता एवं सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। चलिए सर, सभोजिता और सहोपकारिता क्या होता है? सबसे पहले सभोजिता क्या होता है? यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले ठीक है ना, वाले जंतुओं में से केवल एक को ही लाभ मिलता है, दूसरे को न ही लाभ होता है और न ही क्या होता है? हानि होता है। उसे हम लोग सभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए आर्किड के पौधे एवं आम के वृक्षों में होने वाली पारस्परिक क्रिया में केवल आर्किड के पौधों को लाभ होता है, आम के वृक्ष को न लाभ होता है और न ही क्या होता है? हानि होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहभोजिता कहते हैं। अगला है आपका सहोपकारिता। सर सहोपकारिता क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। सहोपकारिता अथवा सहजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले दो या दो से अधिक जीवों को क्या होता है? लाभ होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहोपकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोपकारिता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लाइकेन है, सहोपकारिता का एक हाँ का एक उदाहरण है। क्या? लोह लाइकेन। अगला यहाँ पे प्रश्न है, वैक्सीन क्या है? किन्हीं 2 वैक्सीनों के नाम लिखिए और उनसे होने वाले लाभ को लिखिए। मतलब वैक्सीन किसे कहते हैं?
दो वैक्सीन के नाम लिखना है, उनके प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, वो भी लिखना है। तो सबसे पहले जानते हैं वैक्सीन सर होता क्या है। तो जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इस क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। ध्यान देना, वैक्सीन क्या होता है, जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं वैसे औषधियों को क्या कहते हैं, वैक्सीन या टीका कहते हैं तथा इस जो क्रिया होती है उसे हम लोग टीकाकरण कहते हैं। जैसे सबसे पहला आपका एक आता है टीका, चेचक टीका। क्या, चेचक टीका। अब इसका खोज और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। सर 1796 में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की और इस टीके को वैक्सीनिया नामक विषाणु से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, चेचक का टीका, जो कि चेचक के रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है पोलियो का टीका, जो पोलियो के रोग के लिए लाभकारी होता है। इस टीके का आविष्कार डॉक्टर जोनास सांग ने किया था और वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन को द्रव के रूप में 2 बूंद 5 साल तक बच्चे को पिलाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, ड्रग क्या है, स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए जानते हैं सर ड्रग के बारे में। जब औषधियों का सेवन आवश्यकता से अधिक एवं निरंतर किया जाना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति को उन औषधियों की आदत हो जाती है एवं दवा न मिलने पर व्यक्ति बेचैन, परेशान एवं अन्य कई परेशानियों से गुजरने लगता है। इन्हीं औषधियों को नशीली दवाएं या फिर ड्रग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रग कहा जाता है। मतलब ये समझ लीजिए, जब किसी चीज की हमें लत लग जाए और जब वो मिले ना तो हम पागल हो जाएं उसके लिए, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं सर, ड्रग्स कहते हैं। चरस और स्मैक सर कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्मैक को देखते हैं, फिर चरस को देखते हैं। स्मैक यह एक प्रकार का ओपियाइड्स है जिसे हीरोइन, अब वो हीरोइन नहीं, गुरुदेव हीरो आ रहे हैं हमारे, हाँ सलमान खान जी, ऐसा नहीं है। तो हीरोइन नामक, हाँ हीरोइन नाम से जाना जाता है। यह प्रायः सफेद भूरे रंग का पाउडर, नूरा फतेह अली खान नहीं है, बता देने पहले ही है। यह एक प्रकार का ओपियाइड है जिसे हीरोइन नाम से जाना जाता है। यह प्रायः सफेद भूरे रंग का पाउडर होता है जिसे व्यक्ति नाक के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से लेता है। इसे अफीम के पौधे से बनाया जाता है। किसको, हीरोइन को। अरे गुरुदेव, हमें तो पता नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। अगला क्या, चरस। तो चरस को कैनाबिस नामक पौधे से तैयार किया जाता है। इसे पौधे से अलग करके छोटी छोटी गोली के रूप में बनाया जाता है। विशेषतः भारत, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में इसका प्रचलन क्या बहुत अत्यधिक है। किसका, चरस का। कहते हैं ना चरस गांजा फूके है क्या। अगला यहाँ पे पांचवा ककर, प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा का क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। मतलब प्रतिरक्षा किसे कहते हैं और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, इसके यहाँ पे इसके बारे में लिखना है। चलिए जानते हैं सर प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। प्रतिरक्षा का जीव विज्ञान में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है और हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए भी एक विशिष्ट प्रणाली है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे है उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा के बारे में बोला था, तो इसके बारे में हमें लिखना है। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा। तो जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र के प्रथम दोनों स्तरों को पार करके संक्रमण स्थापित करने में सफल हो जाता है तो तृतीय स्तर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसे ही उपार्जित या विशिष्ट या अनुकूली प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा रोगाणु विशिष्ट होती है तथा उच्चतम स्तर की रक्षा उपलब्ध कराती है। स्मृत इसका विशिष्ट लक्षण है। किसी रोगजनक से पहली बार सामना होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है और इस पहली अनुक्रिया को प्राथमिक अनुक्रिया हम लोग कहते हैं। यह अनुक्रिया कैसी होती है, तो यह अनुक्रिया धीमी व कम तीव्र होती है। जब उस व्यक्ति का रोगजनक से दूसरी बार सामना होता है तो द्वितीयक अनुक्रिया प्रकट होती है और इसे पूर्ववृत्ति या एम एम क्या है यहाँ पे, एन एन एमनेस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं और यह अधिक तीव्र और क्या होती है, शक्तिशाली होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पर परागण क्या है, इसके लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं सर, पर परागण क्या है। पर परागण क्या है, जब किसी एक पादप के परागकण
दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इस परागण की विधि को पर परागण कहा जाता है। इसके कई प्रकार के श्रेणी है, मतलब ये कई प्रकार से होते हैं, जैसे कीट परागण जो कि कीटों द्वारा होता है, जंतु परागण जो जंतुओं द्वारा जैसे गिलहरी और रोडेडेंट्स इत्यादि द्वारा, वायु परागण हवा के द्वारा, जल परागण जल के द्वारा। एक प्रश्न आता है, वेलिसनेरिया वेलिसनेरिया में कौन सा परागण होता है? तो वेलिसनेरिया में जल परागण होता है, ये याद रखना। अगला है पक्षी परागण जो कि पक्षियों द्वारा होता है। अब पर परागण के लाभ क्या है और हानि पूछा था, इसको लिख लेते हैं। पर परागण से उत्पन्न नई संतति वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं, जिससे ये अस्तित्व में लंबे समय तक रह सकते हैं। नई जातियों का जन्म होता है इसमें। पर परागण को प्रोत्साहित करता है, जिससे नए लक्षणों वाली जातियों का क्या विकास किया जाता है। और पर परागण द्वारा निर्मित पौधे अपेक्षाकृत स्वस्थ, मोटे और संख्या में क्या होते हैं सर? अधिक होते हैं। पर परागण से हानियां सर क्या क्या हैं वो देख लीजिए। तो इस प्रकार के परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अधिक परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है, पुष्पों द्वारा कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग सुगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। अगला, जात की शुद्धता इसमें नहीं रह पाती। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है वो देखिएगा। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सब जानते हैं सूक्ष्म जीव सर होते क्या हैं? ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक आदि को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग कैसे कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग हम लोग करते हैं डेयरी उद्योगों में। जीव, जीवाणु, दुग्ध, क्या क्या यहाँ पे है, एक सेकंड हम आपको पूरा पूरा क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। जीवाणु दूध से कई अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु किण्वन द्वारा दूध से को दही, छाछ, बटर, पनीर आदि का निर्माण करती है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। दूसरा, पेय पदार्थ एवं मादक पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे कौन कौन सा यहाँ पे लिख सकते हैं आप? ईस्ट, ईस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया के दौरान वाइन, बियर, रम, ब्रांडी आदि के निर्माण में हम लोग करते हैं। तीसरा है रसायनों एवं एंजाइम्स के निर्माण में, जैसे पनीर, अल्कोहल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइक्लोस्पोरीन इत्यादि में करते हैं हम लोग। चौथा यहाँ पे प्रतिजैविक के निर्माण में पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रामाइसिन और टेरामाइसिन इत्यादि का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पे घ वाला क्या है यहाँ पे सर जी? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं वो है यहाँ पे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्रों एवं क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है उसे जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का किसी क्षेत्र में निम्नलिखित उपयोग है। जैसे सबसे पहला है यहाँ पे उपयोग, क्या सर? पीड़कनाशी प्रतिरोधी पौधे का विकास करने में, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि, फसलों में पर्यावरणीय असंतुलन, सूखा, ताप, प्रवणता आदि के प्रति सहिष्णुता के लिए, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे? बस अगला यहाँ पे आपका छठा कक कि आवृतबीजी अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आवृतबीजी अंडाणु का एक नामांकित चित्र है, इसको आप फिगर के द्वारा आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये बना लीजिए। अगला यहाँ पे था वाला जेनेटिक कोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। चलिए देखते हैं सर, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं और यह किस प्रकार कार्य करता है। तो अनुवांशिक कूट से आशय उन नियमों से है जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाएं अनुवांशिक पदार्थ जैसे न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या न्यूक्लियोटाइड त्रिक का एमआरएनए अनुक्रम या कोडान में कूटबद्ध सूचना को प्रोटीन में स्थानांतरित करती है। कूट का यह स्थानांतरण ट्रांसलेशन राइबोसोम द्वारा किया जाता है। अगला है यहाँ पे जेनेटिक कोड के कार्य। सर जेनेटिक कोड के क्या क्या कार्य होते हैं? तो जेनेटिक कोड का स्थानांतरण प्रक्रिया द्वारा अमीनो अम्लों के निर्माण में भाग लेते हैं। इस कोड के माध्यम से यह पता चलता है कि कैसे
ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड के समूह जिन्हें कोडान कहा जाता है पहचानते हैं, और कौन सा वाला एम, एम, एमिनो एसिड अगले प्रोटीन संश्लेषण में जाके क्या करेगा, जुड़ेगा। अगला यहाँ पे ग वाला है, पशु प्रजनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए कि पशु प्रजनन क्या है। देखते हैं पशु प्रजनन। तो पशुओं के उत्पादन तथा उसकी वांछित गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से भिन्न वंश अथवा एक ही वंश से दो अलग जातियों के मध्य प्रजनन कराना पशु प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? पशु प्रजनन। पशु प्रजनन का निम्नलिखित महत्व है। पशु प्रजनन का निम्नलिखित क्या यहाँ पे महत्व है, ठीक ना। कौन कौन सा है देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे पशुओं की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन सहिष्णुता एवं उच्च प्रजनन को बढ़ावा देना। दूसरा, इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना संभव हो पाया है इसमें। चौथा, परिपक्वता की अवधि को इच्छा अनुसार निर्धारित करना संभव हो पाया है। और कृत्रिम गर्भाधान एवं जैविक तकनीकी से पशु की परिपक्वता की अवधि को इसमें घटाया भी जा सकता है। अगला यहाँ प्रश्न है, बीटी से आप क्या समझते हैं, और बीटी कपास को उदाहरण देकर आप स्पष्ट कीजिए। सर देखते हैं सर, बीटी बीटी फसलें क्या होती हैं, बीटी क्रॉप्स क्या होती हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसे फसलें उत्पन्न करना जिनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, उसे बीटी फसलें कहते हैं। इनमें बीटी विष होने से ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। अगला, बीटी एक प्रतिविष है जो बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक जीवाणु से क्या होता है, बना होता है। अगला पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब इस जीव को, इस विष को उत्पन्न करने वाले जीन को जीवाणु से निकाल कर किसी पादप में स्थापित कर दिया जाता है तो यह प्रजाति पीड़क प्रतिरोधी हो जाती है। अब यहाँ पे बीटी कपास के बारे में बोला था, तो हम यहाँ पे बीटी कपास को भी लिखे हैं। सर बीटी कपास क्या होता है, तो लिखेंगे सर बीटी कॉटन। क्या लिखेंगे, बीटी कॉटन। तो कपास में बैसिलस थुरिनजेंसिस यानी बीटी, बीटी का पूरा नाम बैसिलस थुरिनजेंसिस है, जीवाणु की अविष अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले जिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके इसकी कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है। बीटी किस्म का उपयोग करके प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपयों की फसल को कीटों से बचाया जाता है, और इसके फलस्वरूप कपास को उत्पादन में 40 से 50% तक वृद्धि हुई है। कीटनाशकों पर होने वाला व्यय तथा पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुआ है। बीटी कपास का यह पादप प्राकृतिक रूप से बीटी टॉक्सिन यानी विषाक्त पदार्थ का उत्पादन करता है, जो कपास के पौधे में गांठ उत्पन्न करने वाले कीटों को नष्ट कर देता है, और इस विषाक्त पदार्थ के खाने से कीट मर जाता है। लेकिन बीटी कपास सहित बीटी फसलों द्वारा मानव सहित अन्य जीवों पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने चिंता भी व्यक्त किया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या सर ये प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। चल देख लेते हैं सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 7वां प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। जो मनुष्य होते हैं उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, और फिर हम आपको समझाएंगे भी, टेंशन मत लेना। तो सबसे जानते हैं लिंग गुणसूत्र होते क्या हैं। तो एक लिंगी प्राणियों में एक जोड़ी गुणसूत्र जो प्राणी के लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। शेष गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। हाँ, वहीं पे मैकलॉन्ग 1902 के 2 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद के अनुसार मानव में एक्स एक्स और एक्स वाई लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मतलब समझिएगा, मनुष्यों में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े। कितने जोड़े, 23 जोड़े, जिसमें से लास्ट का 23वां जोड़ा लड़कों में एक्स वाई, लड़कियों में एक्स एक्स क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। बाकी 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र यानी कि वो हमारे क्या होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि देखते हैं, उसके बाद हम आपको समझा भी देंगे। स्त्री में दोनों लैंगिक गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र एक्स तथा दूसरा वाई होता है। मतलब जो स्त्री होती है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स होते हैं, और जो लड़कों में, पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। समयुग्म की स्त्री में अंडजनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में एक अवृत जोड़ा दैहिक गुणसूत्र तथा एक एक्स लैंगिक गुणसूत्र होता है, यानी कि A+X। अतः सभी अंडाणु क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं। लेकिन इसके विपरीत वहीं पे विषम युग्म की
पुरुषों में शुक्राणुजन से बनने वाले आधे गुणसूत्रों में अगुणित जोड़ा दैहिक गुणसूत्र तथा एक्स गुणसूत्र आधे शुक्राणुओं से एक जोड़ा दैहिक गुणसूत्रों का तथा वाई गुणसूत्र ए प्लस एक्स या ए प्लस वाई होते हैं और इस प्रकार दोनों प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 50% शुक्राणु ए प्लस एक्स और शेष 50% ए प्लस वाई गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के समय यदि ए प्लस वाई शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान पुत्र पैदा होती है। जब अंडाणु का समेकन ए प्लस एक्स शुक्राणु के माध्यम से होता है तब मादा संतान पैदा होती है। यह केवल एक संयोग है कि कौन से शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है और इसके आधार पर संतान का उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, एक्स एक्स किसमें पाया जाता है? स्त्री में। और एक्स वाई किसमें पाया जाता है? पुरुष में। ठीक है, जब ये x इस x से बनेगा तो क्या बनाएगा? एक्स एक्स, यानी कि लड़की बनेगी। क्या बनेगी? लड़की। जब ये x इस y के साथ बनेगा तो क्या बनेगा? एक्स वाई, यानी कि लड़का बनेगा। क्या बनेगा? लड़का बनेगा। बस यही बता दीजिए। जब ये x इस x के साथ मिलेगा तो एक्स एक्स, फिर ये x इस y के साथ बनेगा तो एक्स वाई। तो बस यही है और कुछ है नहीं। तो ये रहा क्लास 12th बायोलॉजी का आपका आने वाला पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। इसी प्रकार से हम आपके कई सेट दे देंगे जो कि आपके आने वाले पेपर रहेंगे। आप ये सभी पेपर तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड वाले पेपर हैं बिल्कुल आने वाले। और ऐसी वीडियो चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मजा आने वाला है सर बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।